हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस न्यूज़ चैनल बिहार बोर्ड गोल बैच में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री में चैप्टर 1 जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हिस्ट्री की परिभाषा और इनका जनक और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये सभी बातों को जान लेते हैं। तो चलिए, पहला है इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। अतीत से वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम अनुसार अध्ययन एवं एक विश्लेषण ही इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत से वर्तमान तक है विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम अनुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए और साथ ही साथ लिखते भी जाइए। अतीत मतलब क्या? प्राचीन बातों से। वर्तमान मतलब अभी का जो समय है उसका समय। पहले से अभी तक जितना भी घटना हुआ है, जितना भी घटना जैसे चिपको आंदोलन, दांडी आंदोलन, ये सभी घटनाएं हैं, युद्ध हैं, उसका तिथि क्रम अनुसार अध्ययन मतलब पढ़ना एवं विश्लेषण, उसके बारे में जानना ही इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्या है? अतीत से वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रम अनुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास कहलाता है। आगे है, इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास हमें किसकी जानकारी देता है? अतीत की। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। ये लाइन इसलिए लिखा गया है क्योंकि पुरानी बातों को जानकर, जितना भी आंदोलन हुआ, राजनीतिक बातों को, देश कैसे आज़ाद हुआ, ये सभी बातों को जानकर ही हम अभी के बारे में कुछ सोच सकते हैं। अभी क्या होगा, नहीं होगा, और भविष्य के निर्माण के लिए भी सोच सकते हैं। आगे है, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। आगे है, राष्ट्रवाद की परिभाषा को सर्वप्रथम रेवल नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। राष्ट्रवाद की परिभाषा को किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था? रेवल नामक वैज्ञानिक ने। रेवल नामक वैज्ञानिक ने किस परिभाषा को परिभाषित किया था? राष्ट्रवाद की परिभाषा को। राष्ट्रवाद की परिभाषा को सर्वप्रथम रेवल नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया था। आगे है, देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी भी देश के प्रति, जो अपने अपने देश में रहते हैं, उस देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम अपने गांव में रहते हैं तो हमारे गांव के प्रति हमें प्रेम रहती है, उसी के प्रति, वैसे ही देश, जो व्यक्ति देश में रहता है, उसी देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जगाता है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जगाता है। एक बार समझिएगा, जैसे हम एक देश में रह रहे हैं, हमारा देश भारत है, हम भारत देश में रह रहे हैं। अगर भारत देश पर कोई बाहरी व्यक्ति अगर आक्रमण कर दे तो हम सब भारत के जितने वासी हैं सब एक हो जाएंगे। भले ही हमारे बगल से या हमारे राज्य में किसी दूसरे राज्य से झगड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बात जब देश की आती है तो सब एक हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है राष्ट्रवाद एक भावना है, भाव है जो हमारे अंदर जगती है। राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक मतलब कोई स्थान, विशेष स्थान, सांस्कृतिक, हम संस्कृति में रहते हैं, सामाजिक, एक समाज में, परिवेश में रहने वाले, मतलब सामाजिक परिवेश में जिस जगह हम रहते हैं वहाँ रहने वाले लोगों में भावना, एकता की भावना को जगाता है, एक होने की भावना को
जगाता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना को जगाता है। अगला है, यूरोप एक महादेश है। विश्व में कुल 7 महादेश हैं। विश्व में कुल कितने महादेश हैं? 7 महादेश। विश्व में 7 महादेश हैं। महादेश की संख्या विश्व में कितनी है? 7। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनान, बोहेमिया, हंगरी और पोलैंड जैसे कई देश आते हैं। यूरोप महादेश के अंदर कौन कौन देश आते हैं? इटली, जर्मनी, यूनान, बोहेमिया, फ्रांस, हंगरी, पोलैंड जैसे कई देश आते हैं। यूरोप महादेश के अंदर ऑस्ट्रिया भी एक देश आता है। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी देश आता है यूरोप महादेश के अंतर्गत। यहाँ पर जर्मनी है। इटली के बाद ज लिखा हुआ है, वह जर्मनी है। क्या है? जर्मनी। यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनान, बोहेमिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड जैसे कई देश आते हैं। अगला है, राष्ट्रवादी भावना का विकास आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवादी भावना का विकास आधुनिक विश्व की किस जागृति का प्रतिफल है? राजनीतिक जागृति। यह राजनीतिक जागृति क्या है? राजनीतिक जागृति जैसे एक नेता लोग जैसे भी हैं राजनीतिक में, नेता, विधायक, प्रधानमंत्री, ये सभी क्या है? राजनीतिक है। राजनीतिक जो जागा, इसी के कारण राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अगला है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास पुनर्जागरण के काल से हुआ। पुनर्जागरण के काल से यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। किस काल से? पुनर्जागरण की काल से। पुनर्जागरण के काल से यूरोप में किस भावना का विकास हुआ? राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अगला है, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। वैसे फ्रांस में 3 क्रांति हुई थी, एक 1830 की और एक 1848 की हुई। अगर सीधे पूछ दे फ्रांस की क्रांति कब हुई तो 1789 ईस्वी में। अगला है, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। पूछ सकता है, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के समय राजा था। फ्रांस का राजा लुई 16वां 1789 ईस्वी के क्रांति के समय था। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। लुई 15वां का कथन था कि मेरे बाद दुनिया में परले आ जाएगा। यहाँ पहले टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, परले होगा। लुई 15वां का क्या कथन था? मेरे बाद दुनिया में परले आ जाएगा। लुई 15वां का कथन था कि मेरे बाद दुनिया में परले आ जाएगा। यह किसका कथन था कि मेरे बाद दुनिया में परले आ जाएगा? तो लुई 15वां का। लुई 15वां का कथन था कि मेरे बाद दुनिया में परले आ जाएगा। लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वां क्या कहता था? कि मैं ही राज्य हूँ। अगला है, 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले फ्रांस की जनता 3 भागों में विभाजित था। 1789 ईस्वी के क्रांति से पहले फ्रांस की जनता कितने भागों में विभाजित थी? तो 3 भागों में। 1789 ईस्वी के क्रांति से पहले फ्रांस की जनता 3 भागों में विभाजित था। 1789 ईस्वी के क्रांति से पहले फ्रांस की जनता 3 भागों में विभाजित था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा सामाजिक जनता।
फ्रांस की 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले फ्रांस की जनता 3 भागों में विभाजित थी। पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामाजिक जनता। तो ये 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और सामाजिक जनता। 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले फ्रांस की जनता 3 भागों में विभाजित था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा सामाजिक जनता। तो चलिए देखते हैं पादरी वर्ग। पादरी वर्ग का काम पूजा पाठ करवाना और टैक्स को ना देना था। टैक्स जो होता है कर, उसको पादरी वर्ग नहीं देते थे। वह पादरी वर्ग का काम पूजा पाठ करवाना था। वह घर घर जाके क्या करवाते थे? पूजा करवाते थे और टैक्स भी नहीं देते थे। पादरी वर्ग का काम पूजा पाठ करवाना था और टैक्स को नहीं देते थे। ये लोग पादरी वर्ग पूजा पाठ करवाते थे और टैक्स नहीं देते थे, कर नहीं देते थे। टैक्स का मतलब कर होता है। पादरी वर्ग का क्या काम था? पूजा पाठ करवाना। और ये क्या नहीं देते थे? टैक्स नहीं देते थे। दूसरा है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग का काम ऑफिसर का था। कुलीन वर्ग क्या बनते थे? ऑफिसर। और यह टैक्स वसूलते थे। टैक्स वसूलने का काम किसका था? कुलीन वर्ग का। यह टैक्स वसूलते थे। कुलीन वर्ग ऑफिसर का काम करते थे। कुलीन वर्ग किसका काम करते थे? ऑफिसर का। और पादरी वर्ग का काम पूजा पाठ करवाना और टैक्स को नहीं देना। कुलीन वर्ग का काम ऑफिसर का बनना और टैक्स का वसूलना। ये दोनों हम खत्म कर चुके हैं। अगला है सामाजिक जनता। सारा बोझ इसी पर था। यह टैक्स भी देते थे तथा पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का सेवा भी करते थे। क्या है ये सामाजिक जनता? सारा बोझ कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो टैक्स नहीं देते थे, सारा टैक्स किसको देना पड़ता था? सामाजिक जनता को। सारा बोझ इसी पर था। टैक्स भी सभी चीज़ों का टैक्स यही देते थे। वो दोनों वर्ग नहीं देते थे। कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग टैक्स नहीं देते थे। सिर्फ सामाजिक जनता जो निम्न वर्ग के थे, इसमें सामाजिक जनता में जैसे वकील, ड्राइवर, यातायात चालक, खेती कृषि करने वाले लोग, सभी उद्योगपति सभी इसी में आते थे, सामाजिक जनता में। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग का सेवा भी यही करते थे, सामाजिक जनता है। 80% लोग इसी के थे, सामाजिक जनता ही थे 80% लोग। और कुलीन वर्ग तथा पादरी वर्ग 20% थे। अगला है यूरोप में राष्ट्रवादी भावना 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से उन्नत रूप में बढ़ने लगी और 19वीं शताब्दी में यह आक्रामक रूप में आ गई। फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना किस क्रांति से उन्नत रूप में बढ़ने लगी? 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से। यह क्वेश्चन बहुत भी आया है। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से उन्नत रूप में बढ़ने लगी। 19वीं शताब्दी आते आते यह राष्ट्रवादी भावना आक्रामक रूप में आ गई, युद्ध करने तक आ गई। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के समय राष्ट्रवादी भावनाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगी उन्नत रूप में। और 19वीं शताब्दी के आते आते यह आक्रामक रूप में आ गई। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति से उन्नत रूप में बढ़ने लगी और 19वीं शताब्दी में यह आक्रामक रूप में आ गई। अगला है फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को राजनीतिक अभिजातीय वर्ग के परिवेश से बाहर कर अखबारों तथा सड़कों की दुनिया में ला दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस वर्ग से बाहर कर अखबारों तथा सड़कों की दुनिया में ला दिया? राजनीतिक अभिजात्य वर्ग। यह अभिजात्य क्या है? एक वर्ग है। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के परिवेश से बाहर कर अखबारों तथा सड़कों की दुनिया में ला दिया। यह भी नोट है भी। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप क्या है? एक महादेश है, पढ़े थे हम। फ्रांसीसी क्रांति यूरोप को राजनीतिक अभिजात्य वर्ग के परिवेश से बाहर कर अखबारों तथा सड़कों की ला दिया। अगला है नेपोलियन ने इटली तथा जर्मनी को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उससे वास्तविक जीवन जीना सिखाया, जिससे इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी।
नेपोलियन ने इटली तथा जर्मनी को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक जीवन जीना सिखाया, जिससे इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी को किस नाम के परिधि से बाहर कर दिया? भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया, और वास्तविक जीवन, जो सच्चाई जीवन होता है, उसको जीवन जीना सिखाया। और इसी कारण नेपोलियन के कारण ही इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। नेपोलियन के कारण ही इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। अगला, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ था तथा इसकी मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को फ्रांस के एजेक्यू शहर के सेंट हेलेना नामक टापू पर हुआ था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1789 ईस्वी को। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु 5 मई 1821 को फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस के एजेक्यू शहर में, जहाँ सेंट हेलेना नामक क्या है, एक टापू है, वहीं पर हुआ था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1789 ईस्वी को हुआ था और इसकी मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को फ्रांस के एजेक्यू नामक शहर में सेंट हेलेना नामक टापू पर हुआ था। नेपोलियन का पतन 1514 ईस्वी को हुआ था और वह 1815 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने इन्हें कैद करके सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिए थे, जहां वह 6 साल रहे थे और उनकी मौत 6 साल बाद 1821 ईस्वी को हो गई। नेपोलियन फ्रांस का काउंसलर 1799 ईस्वी में बना। यह VVI क्वेश्चन है। नेपोलियन फ्रांस का काउंसलर कब बना? 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का काउंसलर बना। नेपोलियन फ्रांस का काउंसलर 1799 ईस्वी में बना। नेपोलियन ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का दमन किया। किसने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का दमन किया? नेपोलियन ने। नेपोलियन ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का दमन किया। दमन मतलब खत्म किया। नेपोलियन ने ही फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का दमन किया, लेकिन मेटरनिख के आते ही यह व्यवस्था फिर से शुरू हो गई। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी को हुआ था। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी को हुआ था और इसकी हार हुई थी 1815 ईस्वी में। तो आज की क्लास को अभी हम समाप्त करते हैं और आगे वीडियो को देखने के लिए, अगली वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।